Hello and good morning everyone. I welcome you all at Verse IS. I hope everyone is doing well. So today is 17th July 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं. पहला आर्टिकल है आपका कर्नाटका बिल mandates 50% कोटा फॉर लोकल्स इन मैनेजमेंट पोजीशन. तो यहाँ पर क्या किया है, कर्नाटक में एक बिल प्रेजेंट किया गया है. कर्नाटक की गवर्नमेंट ने यहाँ पे बिल प्रेजेंट किया है कि क्या इसमें है मैंडेट किया है कि जो लोकल है ना, लोकल्स हैं उनके लिए यहाँ पे 50% कोटा का मैंडेट यहाँ पर दिया है. सेकंड है आपका सेंट्रलाइज एग्जाम हैव नॉट एज द रेस. तो यहाँ पे जो हमारे सेंट्रलाइज एग्जाम्स है, लाइक हम एनटीए के द्वारा जो एग्जाम्स करवाए जा रहे हैं उसके बारे में बातचीत की जा रही है. थर्ड है हमारा हीट वेव्स आर एवोपरेटिंग द राइट टू प्ले. अब जैसे कल हमने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ये कहा गया कि हीट वेव का हमारे जो विमेन है उन पर कितना ज्यादा असर हो रहा है, कैसे इसको ये अफेक्ट कर रहा है. आज हम बात करेंगे कि ये हीट वेव क्या कर रहा है, जो बच्चों का राइट टू प्ले है, खेलने का जो अधिकार है, उसको ये किस तरीके से एवोपरेट कर रहा है. फोर्थ है हमारा सरप्राइज एक्सेलरेशन. इसमें हम थोड़ा सा इन्फ्लेशन की बात करेंगे कि किस तरीके से बारिश जो है वो इन्फ्लेशन को यहाँ पर लीड करेगी. एंड हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है ट्राइंग जुवेनाइल एज एडल्ट इज नॉट द आंसर. इसमें ये कहा जा रहा है कई बार क्या होता है, हम जुवेनाइल किसको कंसिडर करते हैं, वो बच्चे जिनकी एज यहाँ पर 18 साल से कम होती है. 18 ईयर्स से अगर आपकी एज कम है तो आप जुवेनाइल की कैटेगरी में आते हैं. बट कई बार कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जो कि आपने अपनी एज के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे हम सोचते ना कि अरे छोटा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है ना, बट उसने वो क्राइम किया है तो फिर उसे हमें क्या करना चाहिए, एडल्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए. तो इस आर्टिकल में ये कहा गया कि जुवेनाइल को एज अ एडल्ट ट्रीट करना ये कोई आंसर नहीं है. एंड द लास्ट आर्टिकल हम इसमें बात करेंगे किसकी, कोलिजियम सिस्टम की. अभी यहाँ पर एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर पूरी टोटल फुल स्ट्रेंथ हो चुकी है. चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला आर्टिकल देखते हैं. कर्नाटका बिल मैंडेट्स 50% कोटा फॉर लोकल्स इन मैनेजमेंट पोजीशन. कर्नाटका की जो कैबिनेट है उन्होंने क्या किया है, इस बिल को क्लियर किया है, मैंडेट किया है कि जो हमारी फैक्ट्रीज हैं, हम ऐसे बात करते हैं फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में जो लोकल्स हैं. देखिए दो चीजें होती हैं, कुछ लोग होते हैं जो माइग्रेट करके आपके स्टेट्स में आ रहे हैं, ओके, और कुछ यहाँ पर जो आपके लोकल्स हैं. तो समटाइम्स व्हाट हैपन कि जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं, जो माइग्रेट वर्कर्स होते हैं उनको ज्यादा यहाँ पर, मतलब हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो लोकल्स हैं उनकी पोजीशन को, लोकल्स को ये लगता है कि जो माइग्रेट करके यहाँ पर लोग आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी जो पोजीशन है उसको यहाँ पर एक तरीके से वो कर रहे हैं, ले रहे हैं, उनकी प्लेस पर यहाँ पर आ रहे हैं. तो इसी के चलते यहाँ पर ये कहा गया, कर्नाटक में ये जो बिल अभी प्रेजेंट हुआ है, कैबिनेट ने जो बिल प्रेजेंट किया है कि जो भी यहाँ पर मैनेजमेंट है ना, हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, लोकल मैनेजमेंट है, तो यहाँ पर 50% तो आपकी पोजीशन क्या है, सेट है. मतलब जो लोकल्स हैं उनके लिए 50% तो सेट है, बाकी 50% में देखा जाएगा कि कौन इसमें यहाँ पर रहेगा, कौन नहीं रहेगा. तो आई होप आपको यहाँ पर ये वाला पॉइंट तो क्लियर होगा. अब देखिए इसमें से दो चीजें निकल कर आती हैं. क्या निकल कर आती है, पहले हम बात करते हैं, एक हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट का काम होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों गवर्नमेंट का यहाँ पर काम होता है जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना. क्या, जॉब अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पर क्रिएट करना. अब चाहे आप न्यू जॉब्स यहाँ पर बनाएं, न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटीज लेकर आए या फिर कुछ भी करें, ये किसका काम होता है, हमारी गवर्नमेंट का काम होता है. दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये हो जाता है, देखिए फॉर एग्जांपल ये इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में, इस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी पोजीशन कितनी है, 1000 है, कि यहाँ पर 1000 लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं. ठीक है, तो आपने क्या किया, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, हमने ये फिक्स कर दिया कि इस 1000 में से जो 700 है, जो 700 लोग होंगे वो हमारे लोकल्स होंगे, बाकी यहाँ पर जो होंगे वो 300 कौन से होंगे, आपके जो माइग्रेट वर्कर्स हैं और जो अदर स्टेट से यहाँ पर आ रहे हैं. तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एक कोटा फिक्स कर दिया कि 700 क्या होंगे, हमारे लोकल्स होंगे. इससे क्या होगा, क्योंकि हमें क्या करना, जॉब अपॉर्चुनिटीज तो हमें क्रिएट करना है, हमारे लोकल्स का भी ध्यान रखना है, क्योंकि फिर वो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है जिन्होंने हमें वोट दिया है
तो वो तो फिर हमें दोबारा गवर्नमेंट बनने ही नहीं देंगे, वोट देंगे ही नहीं। तो पहली चीज क्या हो जाती है, गवर्नमेंट कई बार ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। सेकंड, यहाँ पर ये हो जाता है कि थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर एक अच्छी वो बन जाती है इमेज टाइप की कि हाँ हम क्या करना चाहते हैं, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो पहली चीज ये हो गई। लेकिन देखिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना और जब हम यहाँ पे कोटा मैंडेट कर देते हैं, इससे क्या होता है कि आपने यहाँ पर क्या जो एग्जिस्टिंग यहाँ पर जॉब्स थी उसमें यहाँ पर आपने कोट किया या फिर आपने कुछ और नई यहाँ पे जॉब्स क्रिएट कर दी। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या निकल कर आता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि इस तरीके का कोटा दे रहे हैं, ठीक है, कि हमें हमारे जो लोकल्स हैं रीजन बेसिस पर हमें क्या करना होगा, इसको सिक्योर करना होगा। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट हो रही हैं, लेकिन इसमें हमें यहाँ पर लोकल रीजन की बेसिस पर नहीं, हमें यहाँ पर स्किल्स की बेसिस पर जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, कोई भी यहाँ पर जो बाहर से इंडस्ट्रीज आती हैं कुछ भी, तो वो यहाँ पर ये नहीं देखती है कि लोकल्स हैं या फिर कहाँ से, उनको तो सिर्फ लेबर्स चाहिए। और लेबर्स कैसे चाहिए, स्किल्ड चाहिए, क्योंकि उन्हें लेबर्स कैसे चाहिए, स्किल चाहिए, तभी तो उनकी इंडस्ट्री जो है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एफिशिएंसी यहाँ पे बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये इशू आ जाता है। अब देखिए, इसमें डिफाइन किया गया पूरा, द कर्नाटक स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन द इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2024 वॉज क्लियर इन द कैबिनेट। ये जो बिल था वो आपका क्लियर हो चुका है। इसमें इट इज एक्सपेक्टेड टू द टेबल ऑन द ऑनगोइंग लेजिस्लेशन सेशन। The act define a local candidate as a person who is born in the state। अब इस एक्ट में जो लोकल कैंडिडेट है उनको डिफाइन किया गया है। ये कहा गया है कि जो स्टेट में ही बॉर्न हुए हैं, हु इज डोमिसाइल इन द स्टेट फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, या तो उस स्टेट में वो बॉर्न हुए हैं या फिर 15 सालों से लगातार वो उसी स्टेट्स में रह रहे हैं, उसी स्टेट में, ठीक है। एंड हु इज कैपेबल ऑफ स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग कन्नड़ा इन लेजिबल वे एंड हैज पास इन रिक्वायर्ड कंडक्टेड बाय द नोडल एजेंसी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि लोकल आपका कैंडिडेट कौन होगा। हम जो ये लोकल पर्सन को कोटा की हमने बात की, तो वो पर्सन जो कर्नाटका में ही पैदा हुआ है या फिर वो 15 साल तक कर्नाटक में रह रहा है और वो अच्छे से जो कन्नड़ लैंग्वेज है उसको बोल पा रहा है और लिख भी पा रहा है, और जो भी यहाँ पर रिक्वायर्ड टेस्ट है जब कंडक्ट हुए हैं तो नोडल एजेंसी के द्वारा, और उस टेस्ट को वो पास करने में क्या है, कैपेबल है, तभी वो पर्सन क्या कहलाएगा, आपका एक लोकल कैंडिडेट कहलाएगा और उसको यहाँ पर कोटा का फायदा मिलेगा। साथ में से भी कहा गया कि इफ क्वालिफाइड और सुटेबल लोकल कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, अगर यहाँ पे क्वालिफाइड और सुटेबल कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है, ओके, सो द इंडस्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप टू ट्रेन लोकल कैंडिडेट्स विद इन 3 years। तो इसमें कहा जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कोटा तो प्रोवाइड कर दिया कि 50% कोटा है, लेकिन ये जो 50% कोटा हमने दिया है, ये जो 50% लोकल्स को कोटा दिया है, ये इतने यहाँ पर कैपेबल नहीं है, स्किल नहीं है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम क्या करेंगे, कैंडिडेट्स को क्या किया जाएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन होगा, प्राइवेट इंडस्ट्री का और गवर्नमेंट का यहाँ पे कोलैबोरेशन होगा, और उन्हें यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी 3 साल की, जिससे जो भी यहाँ पर स्किल्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है फॉर द वर्क, यहाँ पर उन्हें क्या होगा, यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन हैव नॉट एज द रेस। ओके, सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन की बात की जा रही है। आप लोगों ने यहाँ पर नेट का और नीट का जो चल रहा है आजकल, केसेस जो चल रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर बहुत अच्छे से सुना होगा। इन 2017 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को यहाँ पर स्टैब्लिश किया था टू कंडक्ट इंट्रेंस एग्जाम फॉर द प्रोफेशनल कोर्सेज। तो यहाँ पर जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं तो उसको उस एग्जामिनेशंस को, उन कोर्सेज को अगर आपको यहाँ पर करना है तो उसके लिए क्या होता है, आपका इंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। लाइक यूजीसी नेट की आपने बात की हो, क्यूएट की बात करते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट होता है, यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता है। तो ये सारे जो एग्जाम्स होते हैं वो किसके द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। लेकिन इसी तरीके से एक एग्जाम का नाम क्या है, आपका नीट, ठीक है, नीट भी क्या है, इसी तरीके से आपका एक एग्जाम है। लेकिन ईट कह रही हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। नीट में क्या हुआ है, यहाँ पर एग्जाम दिया
और उसके नेक्स्ट डे ही कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि पेपर लीक हुआ, है ना, लीक हो गया। अब देखिए हर टाइम बच्चा एक जैसी कंडीशन में नहीं रहती। हम यहाँ पर साल भर बच्चा जो है मेहनत करता है, एक जो स्टूडेंट होता है वो मेहनत करता है कि हाँ हमारा एग्जाम है। आप नेट का एग्जाम लीजिए, यहाँ पर आप लोगों ने नेट का जो हम यूजीसी के द्वारा कंडक्ट होता है, यूजीसी नेट जिसे बोलते हैं हम, जिसके में आपको जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है और जेआरएफ के लिए ये एग्जाम होता है। यहाँ पर क्या होता है आपका 18 जून को एग्जाम होता है एंड 19 जून को ये एग्जाम क्या होता है आपका कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल होता है? क्योंकि पेपर लीक हो गया। अब जो बच्चा यहाँ पर जनरली यहाँ पर पढ़ाई करके उस एग्जाम को देता है और दूसरे दिन अगर उसको पता चले कि उसका एग्जाम कैंसिल हो गया तो फिर कैसा होगा? अब ठीक है हम बात करें कि एग्जाम फिर से कंडक्ट होगा, लेकिन हर टाइम उस बच्चे की कंडीशन सेम नहीं रहती कि वो हाँ उस एग्जाम को देगा तो सेम परफॉर्मेंस उसकी होगी जैसे कि उसने पहले दिया था। कई बार तो उसका मोराल भी यहाँ पर डाउन हो जाता है। तो इसी तरीके से नीट की बात करते, नीट का तो भी केसेस भी चल रहा है, महीने भर हो गए हैं लेकिन अभी तक इसमें देखिए ये तो पता चल गया कि पेपर लीक हुआ, लेकिन अभी तक भी हमारे सामने यहाँ पर चीजें नहीं आई हैं। ओके, सो हम एनडीए के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन है वो क्या कर रही है, जो टेस्ट है उसमें पास नहीं हो पाए हैं। यहाँ पर दूसरी चीज ये भी है, जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है दैट इज ऑल्सो चेंजिंग। लाइक आज के टाइम पर हम ज्यादातर फोकस करते हैं हमारे जो ये एग्जाम्स होते हैं, है ना, इसमें ज्यादा फोकस करते हैं कि हमें आईआईटी का एग्जाम निकालना है, हमें यहाँ पर आईआईटी की बात कर रहे हैं, हमें यूपीएससी निकालना है, हमें ये सारे एग्जाम्स करने हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम नीट का एग्जाम निकालना है जिससे कि हमें एक अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल जाए, हम आईआईटी जे का एग्जाम निकालें जिससे कि हमें कोई एक अच्छी यहाँ पर अच्छा कॉलेज मिल जाए, आईआईटी का कॉलेज मिल जाए। तो इसमें क्या है, दो चीजें आ जाती है। एक हमारी स्कूलिंग जो सिस्टम है वो भी क्या हो रही है, उसे हमें रेजुविनेट करना होगा। लाइक आज के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा हम डमी स्कूल का कितना ज्यादा कॉन्सेप्ट है। डमी स्कूल मतलब आपने क्या एडमिशन तो लिया, सिर्फ आपको एग्जाम देने जाना है, आपको वैसे एग्जाम नहीं जाना है। अब फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारे कोचिंग सेंटर्स में। यहीं से क्या होता है, जो कोचिंग सेंटर्स है इसका यहाँ पे कल्चर आपका स्टार्ट होता है। कोचिंग सेंटर हम कोटा जाते हैं, सारी चीजें होते हैं, इतने बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि अब हमें क्या करना होगा, हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है उसे रेजुविनेट करने की जरूरत है। सो वाइल द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशनल एंड स्टेट लेवल एग्जामिनेशन इज इन स्पॉटलाइट, व्हाट हैज certainly been missed out in the public discourse is the gradual reunification of the education school system which is responsible for creating the citizens of tomorrow। तो हम यहाँ पर कल के लिए एक नए सिटीजन्स को क्या करने जा रहे हैं, क्रिएट करने जा रहे हैं। लेकिन ये जो नेशनल और स्टेट लेवल एग्जाम्स है इनकी जो इंटीग्रिटी है वो आज के टाइम पे इतनी ज्यादा आपकी स्पॉटलाइट में है। ओके, सो हमने जैसे अभी बात करी, लाइक हियर यू विल सी दैट एग्जामिनेशन हैव बिकम रिडंडेंट एंड देयर आर नाउ डमी स्कूल्स instead of coaching centers have mushroomed with the sole purpose of preparing student for these national examination। तो अब यहाँ पर स्कूल का नहीं, यहाँ पे कोचिंग सेक्टर, जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनका एक सोल पर्पस बन गया है कि हाँ हमें क्या करना है, बच्चों को इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। इसलिए यहाँ पर हमने देखते हैं कि द ग्रोथ ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री हैज डैमेज द स्कूलिंग सिस्टम। यहाँ पर जैसे जैसे आपकी कोचिंग इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ है, इसने क्या किया है, स्कूल सिस्टम को बहुत ही ज्यादा आपका डैमेज किया है। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। तो एनटीए के बारे में देख लेते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये आपका 2017 में स्टैब्लिश होता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एज अ प्रीमियर स्पेशलिस्ट ऑटोनोमस एंड सेल्फ सस्टेन टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंडक्ट इंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन फेलोशिप इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो हम जब हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो उसमें जो इंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं ये कौन कंडक्ट कराता है, एनटीए कराता है। इसमें आप देख लेते हैं कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट, सीटीईटी, गेट होता है, जीपीटी होता है, जीएमटी, सीएटी, यूजीसी नेट एटसेट्रा, ये सारे एग्जाम्स जो है एनटीए के द्वारा कंडक्ट होते हैं। फंक्शन क्या है, एनटीए के कंडक्टिंग इंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन टू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए ये क्या करता है, आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बैंक जो होता है मॉडर्न टेक्निक से यहाँ पे यूज करते हैं और साथ साथ यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। साथ साथ कोलैबोरेटिंग विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ईटीएस, जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ईटीएस, उनके साथ ये क्या करता है, आपका
कोलैबोरेशन भी करता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो ऑब्जेक्टिव्स इसका ये है कि कंडक्टिंग ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेस्ट टू एक्सेस कैंडिडेट्स कॉम्पिटेंसीज फॉर एडमिशन एंड रिक्वायरमेंट पर्पस। तो इसमें यही है कि हम कंपटीशन को क्रिएट कर पाए और जो भी यहाँ पर एक मेरिट बेसिस पर आता है उसको हम मतलब कि बच्चे की एफिशिएंसी को हम यहाँ पर समझ पाए। अंडरटेकिंग रिसर्च ऑन प्रोफेशनल एजुकेशन एंड टेस्टिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज लैक्यूना इन द नॉलेज सिस्टम एंड अंडरटेक स्टेप्स टू ब्रिज देम। तो इसमें यही कि रिसर्च वगैरह जो प्रोफेशनल है एजुकेशनल टेस्टिंग सिस्टम्स है इस पर रिसर्च करना है, जिससे कि जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, लैक्यूनाज हैं, उन्हें हम क्या कर सकें, यहाँ पर देख पाए, हमारे नॉलेज सिस्टम में क्या क्या उनको रिकॉग्नाइज कर पाए और उसको हम ब्रिज करने की, खत्म करने की कोशिश करें। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल क्लियर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर यू। लाइक हमने कल बात की कि हीट वेव किस तरीके से वुमेन को यहाँ पर इम्पैक्ट कर रही है ना, उनकी प्रोडक्टिविटी को यहाँ पर इम्पैक्ट कर रही है। अब हम बात करते हैं हीट वेव्स आर एवोपरेटिंग द राइट टू प्ले। हियर यू विल सी दैट प्ले इज यूनिवर्सल, ट्रांससेंडिंग नेशनल, कल्चर एंड सोशियो इकोनॉमिक बाउंड्रीज। प्ले क्या है, इसमें कहा जाता है अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, प्ले इज अ वाइटल फॉर चिल्ड्रन टू बिल्डिंग सोशल कनेक्शन, डेवलप फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड इनहेंस क्रिएटिविटी। जो खेल होता है, जो हम खेलने जाते हैं, प्ले जो होता है हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वाइटल होता है। बच्चे जब कोई खेलने जाते हैं, तो हम जब ग्राउंड में खेलने जाते हैं, कहीं भी पार्क में खेलने जाते हैं, किसी के साथ भी, अपने आसपास तो जो बच्चे उनके साथ जब हम खेलने जाते हैं, तो इससे क्या होता है, एक सोशल कनेक्शन होता है। क्या होता है, सोशल कनेक्शन यहाँ पर होता है। इससे उनकी जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है और उसके साथ साथ यहाँ पर मेंटल डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिलती है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। इसी के चलते यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन चिल्ड्रन राइट्स, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड है, इसमें आर्टिकल 31 क्या कहता है, राइट टू प्ले अंडरस्कोर इट्स सिग्निफिकेंस फॉर द चाइल्ड्स वेलबींग एंड डेवलपमेंट। कि राइट टू प्ले क्या है, उनका एक राइट है, खेलने का उनके पास अधिकार है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर ये इंश्योर करना होगा कि पेरेंट्स क्या कर सकें, जो हेल्थ ऑफ पेरेंट्स, केयर गिवर्स एंड चिल्ड्रन ऑफरिंग रिस्पाइट देयर एडवर्स एक्सपीरियंस। तो हम उन्हें क्या कर पाए, प्रॉपर यहाँ पर जो खेलने का एक टाइम है और सारी चीजें वो उनको प्रोवाइड कर सकें। इसी के चलते हम 11 जून को एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। आपने देखा होगा हमारे स्कूल में भी अब क्या होने लगा है कि यहाँ पर गेम का पीरियड्स होता है ना, ताकि यहाँ पीटी का होता है, गेम्स का होता है, जिससे कि हम क्या कर सकें, सोशली और यहाँ पर फिजिकली, मेंटली यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्शन हमारा हो पाए। ये सारी चीजें हुई। अब प्रॉब्लम क्या आ रही, हीट वेव क्या कर रहा है, ये जो राइट टू प्ले है उसको एवेपरेट कर रहा है। कैसे एवेपरेट कर रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो क्या होता है, खेलने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉपर स्पेस चाहिए, है ना। प्रॉपर हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए कि हमारे पास, ठीक है। अब लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कि कुछ पार्क वगैरह होते हैं, आप सोसाइटीज वगैरह में आ जाइए, जो हमारे बच्चे होते हैं वो रोड में खेलते हैं, क्योंकि उनके पास जगह ही नहीं ना, तो इसलिए कहते हैं ना बच्चों को रोड में नहीं खेलना चाहिए। क्यों नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाते हैं। लेकिन उनके पास स्पेस ही नहीं है। आप स्लम एरिया वगैरह में चले जाइए, वहां तो इतना स्पेस नहीं कि चलने के लिए इतनी ज्यादा जगह नहीं होती, सिर्फ इतना स्पेस होता है कि सिर्फ उसको वो इतनी पतली पतली यहाँ पे पतली पतली रोड होती है, बहुत ही नैरो रोड होती है कि वो सिर्फ यहाँ से मूव कर सकते हैं। इतनी स्पेस नहीं होता कि वो इतना ज्यादा यहाँ पर अच्छे से खुलकर खेल पाए। दूसरे हमने बात करते कि ठीक है, हमारे पास यहाँ पर पार्क वगैरह है, पार्क वगैरह में बच्चे क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। लेकिन वहां भी कई बार क्या होता है, जो सोसाइटी वगैरह होती हैं वो सिर्फ उनके बच्चे वहां पर जाते हैं, ये भी मना कर देते हैं कि नहीं नहीं आपको मतलब ऐसे नहीं जाना, ये सारी चीजें दूसरे बच्चों को कुछ ज्यादा अलाउ भी नहीं करते हैं। दूसरी चीज ये हो गई। अब फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि हमारे पास प्रॉपर स्पेस भी है खेलने के लिए, ठीक है, और हमारे पास बच्चे भी हैं खेलने के लिए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि हीट वेव, क्योंकि हम ये कहते हैं अरे इतनी ज्यादा गर्मी हो रही, गर्मी में जाओगे आप तो यहाँ पर बीमार हो जाओगे। तो अब हमें सबसे ज्यादा कौन रोक रहा है, यहाँ पर हीट वेव हमें बच्चों को क्या कर रही है, रोक रही है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब हम जब कहते हैं कि बच्चे सिर्फ हमारे दिन भर फोन में लगे रहते हैं, ये सारी चीजें हैं, तो भाई बच्चे कहाँ जाएं, कुछ तो करेंगे, वो घर में रहेंगे तो कुछ तो करेंगे, तो ज्यादातर उनका जो टाइम स्पेंड होता है टीवी देखने में या फोन देखने में ही जाता है। सो ये सिर्फ इंडिया की बात करते हैं, इंडियाज रैंकिंग साउथ एशियाज प्रॉब्लम। यूनिसेफ चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये एक रिपोर्ट आई है 2021 की। इसमें आउट ऑफ 163 इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितनी है, 26। इंडिया इज अमंग द कंट्रीज वेयर चिल्ड्रन आर मोस्ट एट क्लाइमेट रिस्क। इंडिया में सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो क्लाइमेट रिस्क से यहाँ पर क्या
उनको ये अफेक्ट करेगा। विथ फ्लड, हीट वेव्स एंड ड्रॉट इम्पैक्टिंग फैमिलीज एंड चिल्ड्रन मोर फ्रिक्वेंटली देन एवर बिफोर। तो ये जो क्लाइमेट चेंज लाइक हीट वेव, ड्रॉट है, ये इम्पैक्ट कर रहा है बहुत ही ज्यादा बच्चों को। ओके, हीट वेव्स इन पर्टिकुलरली मेकिंग आउटडोर प्ले इंक्रीजिंग अनसेफ। और ये हीट वेव है सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको अफेक्ट कर रहा है, जो आउटडोर प्ले है उसको ये क्या कर रहा है, बहुत ही ज्यादा अनसेफ बना रहा है। सो दीज एक्सट्रीम कंडीशन नॉट ओनली लिमिट द चाइल्ड्स एबिलिटी टू प्ले आउटडोर बट ऑल्सो पोज सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क। तो ये सिर्फ खेलने को नहीं रोक रहा है कि ठीक है बाहर धूप है तो इसलिए आपको खेलने नहीं जाना है, इससे क्या हो उनकी हेल्थ पर भी क्या है, बहुत बड़ा रिस्क इम्पोज कर रहा है। सो इन इंडिया हीट वेव ऑल्सो हैव लेड टू स्कूल क्लोजर एंड रेस्ट्रिक्टेड आउटडोर एक्टिविटीज। हीट वेव के कारण ही हम देखते हैं कि जो स्कूल्स होते हैं उनको जल्दी वो नहीं ओपन होते हैं, खुलते नहीं हैं, है ना, उनका टाइम भी बढ़ा दिया जाता है कि इतने डेट से यहाँ पर जो स्कूल्स होंगे उनको ओपन किया जाएगा, फिर से आपके स्कूल से स्टार्ट होंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारी जो एक्टिविटीज है आउटडोर एक्टिविटीज को, स्पेशली बच्चों की, हमें क्या करना है, उनसे प्रोटेक्ट करना है। इसलिए हम क्या करते हैं, उनकी आउटडोर एक्टिविटीज को यहाँ पर क्लोज करते हैं। तो द लैक ऑफ प्ले अपॉर्चुनिटीज एंड disproportionately affect childs from advantage background, exacerbating existing inequalities and perpetuating cycles of poverty। तो यहीं से क्या होता है आपका जो, अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, हमें कुछ एडेप्टेटिव मेजर्स लेने होंगे, लाइक जिसमें हम ग्रीन स्पेस, कूलिंग कॉरिडोर्स, इस तरीके की हेल्प ले सकते हैं। जो हमारा अर्बन हीट आइलैंड है इसको हमें मिटिगेट करना होगा और बच्चों के लिए यहाँ पर एक सेफ प्ले इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होगा, जिससे कि हमारे पास ये जो हीट वेव की प्रॉब्लम है इसको हम रिजॉल्व कर पाए। Okay, I hope this article is clear to you. Now the next article here is trying juvenile as adult is not the answer। इस आर्टिकल में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, हम बात करते हैं हमारे जुवेनाइल जस्टिस। ओके, सो ये यू विल सी दैट जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, जिसको हम जेजे एक्ट 2015 में कहते हैं, द एडल्ट्स आर इनिशियली ब्रॉट बिफोर द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड विच ग्रांट हिम बेल अंडर द सीमिंग lenient कंडीशन। अब यहाँ पर क्या हुआ, आप बहुत सारे केसेस देख सकते हैं। जिस जुवेनाइल कौन होता है, 18 ईयर्स से जो कम जिसकी एज होती है उसको हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल होता है। ठीक है, 18 ईयर्स जिसकी एज कम है उसको हम जुवेनाइल करते हैं। और उसके आगे आपकी जब 18 से 19 पर आप पहुंच जाते हैं तो आप एडल्ट की, टीनेजर्स और एडल्ट की कैटेगरी में यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, एडल्ट बन जाते हैं। तो अगर यहाँ पर 18 ईयर से आपकी कम एज है और आपने कोई क्राइम किया है तो आपको जो सजा होती है, आपको यहाँ पर क्या होता है, जो सुधार गृह होते हैं ना, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होते हैं, वहां पर भेजा जा सकता है, जिससे कि आप में क्या किया जाए, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट लाया जाए। ठीक है, लेकिन आपने बहुत सारे केसेस देखेंगे। आपका जो बेस्ट केस, बेस्ट तो नहीं कहना चाहिए इस चीज को, लेकिन एक फेमस केस हम कह सकते हैं, जो आपका यहाँ पर दिल्ली में है ना, निर्भया केस होता है। उस केस में क्या होता है, निर्भया के साथ गैंग रैप होता है ना, और उस गैंग रेप में अगर आप सभी को याद हो तो एक आपका जो होता है वो यहाँ पर जुवेनाइल भी होता है, उसकी एज 16 ईयर्स होती है। उसने सबसे ज्यादा उस गैंग रेप में हमने क्या देखा था, उसने सबसे ज्यादा जो हीनियस क्राइम को कंडक्ट किया था, लाइक उसने जो रॉड होती है, आयरन रॉड होती है, उसको उस लड़की की वेजाइना में इंजेक्ट किया था। तो आप सोच सकते हैं कि वो छोटा सा बच्चा है, 16 साल का बच्चा है, और उसने इतना बड़ा क्राइम किया, लेकिन उससे फिर क्या होता है, इतनी ज्यादा सजा नहीं होती जितनी उसको होनी चाहिए। इतना आपको यहाँ पे क्लियर हो। तो इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जब हीनियस वाले ऑफेंसेस होते हैं तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए, जुवेनाइल को एज अ जुवेनाइल ट्रीट नहीं करना चाहिए, बट दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन बीइंग ट्राइड एज एन एडल्ट। इसमें यू विल सी जेजे एक्ट अलाउज फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्राइंग एडोलेसेंट अबव 16 एज एडल्ट इफ द एक्यूज कमिटिंग अ हीनियस ऑफेंस। इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि अगर बच्चा 16 साल उसकी एज है, उससे बड़ा है 16 साल से ज्यादा है, और अगर उसने हीनियस क्राइम को कमिट किया है तो फिर हीनियस ऑफेंस है, तो उसे क्या करेंगे, हम एडल्ट की तरह ट्रीट करेंगे। सो ऑफेंसेस सच एज कल्पेबल होमिसाइड एंड कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस विच आर कॉमन इन ड्रंकन ड्राइविंग केसेस आर नॉट हीनियस ऑफेंस बिकॉज दे डू नॉट हैव अ प्रिस्क्राइब मिनिमम पनिशमेंट। जेजे अमेंडमेंट इन 2021 में अमेंडमेंट होता है, कैटेगराइज एन ऑफेंसेस दैट हैज नो मिनिमम सेंटेंस बट हैज मैक्सिमम सेंटेंसेस मोर देन 7 years as a serious offense which nonetheless does not merit the transfer of case to the adult criminal justice।
तो इसमें ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से हमें ट्रीट करना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पर ये भी ध्यान देना होगा कि ये हम जिसकी बात कर रहे हैं, है ना, फॉर आपके जो वेरियस केसेस हैं, तो इसमें एडोलेसेंट्स को यहाँ पर जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है बाय इमेच्योर जजमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट इम्पल्स कंट्रोल। हम बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं और उस बेसिस पर हम यहाँ पर डिसीजन दे देते हैं, है ना, जजमेंट आ जाती है। तो हमें यहाँ पर पहले क्या करना होगा, ये जो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसमें हम एक पोटेंशियल ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस जो सिस्टम है ये अनफुलफिल्ड है। हमारा जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है ये अनफुलफिल्ड है। यहाँ पर हम एडोलेसेंट को एडल्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये एक साइड वीक इम्प्लीमेंटेशन है हमारे जुवेनाइल जस्टिस का। तो इस चीज को हम जो मिसयूज किया जा रहा है ना, लेनिन जो मिसयूज किया जा रहा है, हमारे जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं इनको जो फुली इंप्लीमेंट करना होगा और जो मिसयूज हो रहा है इसको हमें रोकना होगा। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है जिसमें हम एडल्ट्स को एज जुवेनाइल्स को एडल्ट की तरह ट्रीट करें। ओके, आई होप दिस वन क्लियर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज विथ 2 new judges सुप्रीम कोर्ट बैक टू इट्स फुल जुडिशियल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर 2 न्यू जजेस की क्या हुई है, आपकी अपॉइंटमेंट हुई है, जिसकी वजह से अब हमारे टोटल यहाँ पर क्या हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट अपनी फुल स्ट्रेंथ पर है। फुल स्ट्रेंथ कितनी होती है, 34 जजेस। एक आपके होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 1 आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होता है, जितने भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते हैं तो जो भी सीनियर मोस्ट जज होता है वो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। और उसके बाद 33 यहाँ पर आपके अदर जजेस होते हैं। तो इस टाइम पर हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है अपनी फुल स्ट्रेंथ पर है। तो हम बात करते हैं जो नॉट चीफ जस्टिस, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है ना। तो ये होता है कोलिजियन सिस्टम। तो कोलिजियन सिस्टम क्या है, कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन इस सिस्टम के द्वारा हम क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। इट इज नॉट रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टेड इट हैज इवॉल्व थ्रू जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स। तो यहाँ पर वेरियस सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट के थ्रू क्या होता है, कोलिजियन सिस्टम आपका यहाँ पर आता है। So, under the system, Chief Justice of India, along with 4 senior most judges of Supreme Court, recommend the appointment और transfer of judges. तो यहाँ पर कोलिजियम में कौन कौन होते हैं, आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 4 आपके सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, जो कि डिसाइड करते हैं कि किस जज को, मतलब कि नाम रिकमेंड करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो पर्सन होंगे, जज होंगे, और उनको कहाँ ट्रांसफर करना है, कहाँ कैसे अपॉइंट करना है, ये सारी चीजें। फिर वो जो नाम होता है आपका कहाँ जाता है, पार्लियामेंट में जाता है। पार्लियामेंट चाहे तो उसको रिजेक्ट कर सकती है, एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिकंसिडरेशन के लिए भेजती है। लेकिन अगर रिकंसिडरेशन के लिए फिर से उन्होंने कोलिजियम के पास भेजा, किसने, पार्लियामेंट ने, और जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सेम नाम फिर जो सजेस्ट किया, तो यहाँ पर फिर गवर्नमेंट के ऊपर ये बाइंडिंग हो जाता है कि आपको उन्हें ही जज अपॉइंट करना है। सो हियर यू विल सी दैट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो रेज ऑब्जेक्शन एंड सीक क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द कोलिजियन choice, but if the collegium reiterates the same names, the government is bound to appoint them as a post. तो यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर ही बाइंडिंग हो जाता है। ठीक है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं। आर्टिकल 124, सुप्रीम कोर्ट जज शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं सुप्रीम प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं आफ्टर द कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी। ओके, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को ये कहा गया कि आप कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर वेरियस केसेस होते हैं। पहला होता है 1981 में आपका फर्स्ट जज केस होता है, जिसमें कंसल्टेशन की यहाँ पर प्रोसेस होती है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि आप व्यूज एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने मतलब बातचीत कर ली कि हाँ इनको करना चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है, आपका सेकंड जज केस होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट उनका जो प्रीवियस डिसीजन होता है उसको रिवर्स करते हैं और कंसल्टेशन को यहाँ पर कंकरेंस मानते हैं। कंकरेंस मीन्स मतलब आपको यहाँ पर हमारी बात पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। जब तक हम उस चीज पर एग्री नहीं करते हैं तो आप भी वो चीज पर एग्री नहीं करेंगे। फिर थर्ड जज केस होता है 1998 में। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कंसल्टेशन प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वायर्ड कंसल्टेशन ऑफ प्लूरिटी जजेस। तो यहाँ पर पहले चीफ जस्टिस है और उसमें इसको प्लूरिटी बना दिया और भी जजेस का जो नंबर है उसको यहाँ पर बढ़ा दिया। फिर यहाँ पर क्या होता है, जो पार्लियामेंट हमारी होती है वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 को लेकर आती है, जिसमें उनका ये था कि जो कोलिजियन सिस्टम है जजेस को अपॉइंट करने का उसको हम रिप्लेस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो कहते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसे नलिफाइड कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि ये जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उसको क्या कर रहा है, थ्रेट पोज कर रहा है। सो आई होप आपको ये कोलिजियन सिस्टम यहाँ पर क्लियर होगा। तो देखिए, इससे रिलेटेड 2019 में आपके पास एक क्वेश्चन था, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
The 44th Amendment of the Constitution of India introduced an article placing the election of the Prime Minister beyond the judicial review. And the second one is Supreme Court of India struck down the 99th Amendment of the Constitution of India as being violative of the independence of judiciary. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. ओके, सो आज के लिए इतना ही. आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, बट स्टिल अभी भी आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. सो दैट्स फॉर ऑल टुडे. थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन.